तो कांग्रेस के सत्ता में आने पर शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही सीएम पद के दावेदार हैं। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि पर्दे के पीछे दोनों के बीच फिर से मुकाबला शुरू हो गया है। अगर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसमें कितना है दम, देखते हैं अंदर की बात खास रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बीजेपी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा है। इस फैसले के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बीच हुई हाई वोल्टेज संघर्ष तय हो गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जारी सत्ता संघर्ष की चर्चा भी जोर पकड़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदार हैं। यह खींचतान तब और स्पष्ट हो गई जब सिद्धारमैया के वफादार विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। इस घटनाक्रम से पार्टी, खासकर शिव कुमार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया कि वह कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिव कुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनने की होड़ में पार्टी की हार सुनिश्चित करेंगे। हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया है और आलाकमान जल्द से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। शिव कुमार और सिद्धारमैया खेमे के बयानों को रोक दिया गया है। कर्नाटक में सफलतापूर्वक भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। उन्होंने रेखांकित किया कि शिव कुमार ने पार्टी के लिए बलिदान दिया है और वह सिद्धारमैया को पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GS। और आपके 1500 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपाल राय बोले, कहां ले जाएंगे पता नहीं है। ये सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा समन करने के लिए उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है मामला, क्या है आपका आरोप, देखते हैं अंदर की बात में। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 32 विधायकों समेत 1500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को बसों में बैठा कर घुमाया जा रहा है। इन्हें कहां ले जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को अलग अलग जगहों से अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी आधिकारिक सूचना हमारे पास अभी तक पहुंची है, जिसमें से मैंने उन जगहों के नाम बताए जहां पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए हैं लोग। बहुत सारे लोगों को अभी बसों में अलग अलग घुमाया जा रहा है और कहां उनको ले जाएंगे अभी तक पुलिस ने उनको सूचना नहीं दी गई है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि दिल्ली के लोग जिन सपनों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बार बार देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना षड्यंत्र कर ले, जितनी कोशिशें कर ले, जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है और सारे षड्यंत्रों के बावजूद हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ये सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा समन करने के लिए खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को समन कर राजधानी वासियों का अपमान किया जा रहा है। खासकर यह उन लोगों की भी तौहीन है जिन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया और आज उनके समर्थन और पीएम मोदी जी के खिलाफ जगह जगह सड़क पर प्रदर्शन किया। रविवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ वहां के विधायक और मंत्री भी सीएम अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आ रहे 20 विधायकों को दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट GST। के आपराधिक इतिहास और संपत्ति पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। क्या है जानकारी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्री की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का, जो कि सबसे अमीर है।
संपत्ति के मामले में शीर्ष 3 मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की 510 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू की 163 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति और ओडिशा के नवीन पटनायक की 63 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्री हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की 15 लाख रुपयों से अधिक, केरल के पिनराई विजयन 1 करोड़ रुपयों से अधिक और हरियाणा के मनोहर लाल की 1 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुद की आय 2 लाख से ज्यादा है और कुल संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंटेज करीब 45% था। 2024 में बीजेपी को 100 सीटों पर कैसे समेटेंगे नीतीश कुमार, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। नीतीश लिस्ट के 11 में से अधिकांश नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इन 11 नेताओं के 12 राज्यों के करीब 270 सीटों पर मजबूत पकड़ है। इनमें महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42, आंध्र प्रदेश की 25, ओडिशा की 21, केरल की 20, तेलंगाना की 17 और पंजाब की 14 सीटें शामिल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश कुमार एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी का वोट परसेंट 37% था। नीतीश कुमार का मानना है कि अगर 400 सीटों पर बीजेपी वर्सेज ऑल होता है तो वोट नहीं बटेगा और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। है अंदर की बात में बढ़ते आगे और हम बात करेंगे राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। जी हां, जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताते हुए सनसनीखेज दावे किए हैं। राज्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर शाब्दिक हमला किया। क्या आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए, देखते हैं अंदर की बात में। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इसके लिए CRPF और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर पर से जिम्मेदार बताया। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि PM मोदी ने इस हमले के बाद जिम कार्बेट पार्क से जब उन्हें कॉल किया तो इन मसलों का उनके समक्ष उठाया। उनके अनुसार इस पर PM मोदी ने उन्हें चुप रहने और किसी से कुछ न बोलने को कहा। मलिक ने बताया कि यही बात NSA अजीत डोभाल ने भी उनसे कही। इस इंटरव्यू में मलिक ने बताया कि तभी उन्हें अनुभव हो गया कि सरकार का इरादा इस हमले का ठिकरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने इस इंटरव्यू के उस अंश को जारी किया जिसमें सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि अमित शाह के बारे में उनका पहले का दावा गलत है। वे कह रहे हैं कि शाह ने PM मोदी के बारे में ऐसी बातें नहीं कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति के बारे में। जी हां, पंजाब के पूर्व CM चरणजीत चन्नी को आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि मेरी हत्या करवा सकते हैं। चन्नी से आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस को पूछताछ करनी है और छुट्टी के दिन चन्नी से पूछताछ करने के लिए कार्यालय खोला गया था। तो पंजाब की राजनीति में क्या गड़बड़ है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं चन्नी ने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार मुझे मरवा भी सकती है। चन्नी ने यह भी दावा किया कि बैसाखी का अवकाश होने के बावजूद सतर्कता विभाग ने आनुपातिक संपत्ति मामले में मुझसे पूछताछ के लिए एक विशेष कार्यालय खोला था। इससे माननीय सरकार की नापाक नीयत साफ हो जाती है। आप सरकार चन्नी की बातों को निराधार बता रही है। उसके मुताबिक विजिलेंस ने 12 अप्रैल को चन्नी को पूछताछ के लिए बुलाया था।
चन्नी ने कहा कि मैं व्यस्त होने के कारण नहीं आ सका, इसलिए उसे अगले दिन आने के लिए कहा गया। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और चन्नी को बैसाखी की छुट्टी के बावजूद यह दावा करके खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत नहीं है कि कार्यकाल उसके लिए खुला था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और अब जानेंगे मिस इंडिया 2023 के बारे में। जी हां, 19 साल की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। फेमिना मिस इंडिया को अपना विनर मिल गया है। 19 साल की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खास मौके पर नंदिनी को पूर्व मिस इंडिया सीनी शेट्टी ने ताज पहनाया। मिस इंडिया 2023 की नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। नंदिनी प्रियंका चोपड़ा को अपना आइडल मानती है। वे एक्ट्रेस से काफी इंस्पायर है। फेमिना मिस इंडिया का आयोजन इस बार मणिपुर में हुआ था। मिस इंडिया 2023 इवेंट में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने धमाकेदार परफॉर्मेंस से समा बांधा। वहीं मनीष पॉल और भूमि पेडनेकर ने शो को होस्ट किया। वहीं दिल्ली की श्रेया पूजा फर्स्ट रनर अप रही और मणिपुर की थोना ओजम स्ट्रेला लुवांग सेकंड रनर अप रही। महज 19 साल की उम्र में मिस इंडिया बनकर नंदिनी कई यंग गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। मिस इंडिया बनने के बाद नंदिनी अब मिस वर्ल्ड के अगले सीजन में देश को रिप्रेजेंट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और अब बात करेंगे मौसम विभाग की। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के बाद भारतीय मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि देश में आने वाले समय में 70% अल नीनो प्रभावी होगी। अभी इतनी गर्मी है तो मई जून से कैसे हालात होंगे? क्या देश पर मंडरा रहा है सूखे का खतरा? देखते हैं अंदर की बात खास रिपोर्ट में। बढ़ती गर्मी पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ये बदलाव काफी खतरनाक होगा क्योंकि हाल ही के एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया के गर्म होने से सूखे होने की समस्या गंभीर हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत के हालात क्या है। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि देश में आने वाले समय में 70% अल नीनो प्रभावी होगा। इससे कृषि और अर्थव्यवस्था की हालात बुरी हो सकती है, बाजार भी असंतुलित हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। बताया गया है कि इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। दरअसल स्टडी में जिन देशों के लिए गर्मी और सूखे को खतरनाक बताया गया है, उनमें अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा भारत भी शामिल है। रिसर्च के अनुसार यह एक तरह का आकस्मिक सूखा या अकाल है। यह कुछ ही हफ्तों में फसलों को बर्बाद कर देता है। विशेषज्ञों ने इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन या यूं कहे कि इंसानों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन को बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और अब बात करते हैं भारतीय रेल की। भारतीय रेल की वेबसाइट दुनिया में सबसे ज्यादा हिट होने वाली वेबसाइटों में से एक है। IRCTC की वेबसाइट पर भी हर मिनट औसतन 12 लाख हिट होते हैं। गूगल पर लोगों ने क्या तराशा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। भारत में यातायात का बड़ा साधन रेलवे है। भारतीय रेल की वेबसाइट दुनिया में सबसे ज्यादा हिट होने वाली वेबसाइटों में से एक है। IRCTC की वेबसाइट पर भी हर मिनट औसतन 12 लाख हिट होते हैं। रेलवे में नौकरियां या उसकी जुड़ी खबरों को भी लोग गूगल पर खूब तलाशते हैं। आइए आपको भारतीय रेल के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। भारत में ट्रेन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारत की पहली ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। दिल्ली और कोलकाता के बीच साल 1864 में ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। भाखड़ा और नांगल के बीच एक ट्रेन चलाई जाती है, जिसके लिए टिकट नहीं लगता बल्कि लोग उसमें फ्री में यात्रा कर सकते हैं। भारत में पश्चिम रेलवे का नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इस स्टेशन का आधा हिस्सा गुजरात जबकि आधा महाराष्ट्र में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।